हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ा है वो प्रमुख न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में। और ये न्यूज़ आपको नेशनल, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि बिजनेस पेज पर भी एक तरीके से मुख्य न्यूज़ बनी हुई है। और इसमें हम सभी पेजों को कवर करेंगे। इसके अलावा भी जो न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकती हैं। और अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है। सपने जो देखे हैं उसे पूरा करना है। चाहे कैसी भी आए मुश्किलें, जिंदगी में रुकना नहीं है, चलते जाना है। यानी कि आपने जो अभी शुरुआत की है, हो सकता है कि आपने जो अभी तैयारियां स्टूडेंट के तौर पर तैयारी जो शुरू की है वो इनिशियल स्टेज पे हो, आपको चीज़ें समझ में ना आ रही हो, या फिर आप कई चीज़ों को सॉल्व करने में हिचक रहे हो, ना सॉल्व हो पा रहा हो। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। यानी कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको निरंतरता रखनी है। हाँ, जो चीज़ें नहीं आ रही उसे क्लियर आउट करिए, उसे सॉल्व करिए। नहीं आ रहा अपने टीचर्स से पूछिए या फिर ऑनलाइन उसका सोल्यूशन लीजिए। और ज़िंदगी में मुश्किलें किसके नहीं आती हैं। आप गरीब बच्चों को ले लीजिए, तब गरीबी के बावजूद भी वो पढ़ते हैं, किताबें कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं। नहीं होता है तो आजकल तो स्मार्टफोन है सबके पास, वो ऑनलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन रुकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और सफलता की ओर निरंतर बढ़ते जाते हैं। वही आपको भी करना है। मुश्किलें हजार आएंगी लेकिन घबराना नहीं है। मुश्किलें आ रही हैं, आने दीजिए। आप एक लक्ष्य को मानते हुए आगे बढ़ते रहिए और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला पेज है हमारा नेशनल न्यूज़ पेज। इसमें हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, भारत चीन के बीच 4 दशक बाद खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। देखिए, कल से न्यूज़ में दिखा रहा था कि एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं, यानी टोटल 3 लोग। लेकिन आज न्यूज़पेपर में दिया है कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। नेक्स्ट है, अब आर्थिक यहाँ पर मुहाने होगा। जो आर्थिक पहिया घुमाने पर प्रधानमंत्री का जोर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि इस जो कोरोना काल है इसे हमें अवसर में बदलना है, उसी पर है ये न्यूज़। और तीसरी न्यूज़ है, अब रोजाना 3 लाख सैंपल की होगी जांच। तो पहली न्यूज़ को देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। भारत चीन के बीच 4 दशक बाद खूनी संघर्ष। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी ने सोमवार की रात हिंसक झड़प का गंभीर रूप ले लिया। आधिकारिक रूप से इस झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैन्य कर्मी शहीद हुए हैं। 17 अन्य जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। शहीद और घायल हुए जवान 16 बिहार रेजिमेंट के हैं, यानी 16वीं बिहार रेजिमेंट के हैं। उधर इस झड़प में चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खास बात यह है कि इस झड़प में दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली है। घटना के बाद देश में काफी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाकर हालात का जायजा लिया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प की यह घटना इस लिहाज से असाधारण है क्योंकि 45 साल बाद पहली बार सीमा विवाद में एलएसी पर ऐसी घटना हुई है। इस हैरतअंगेज घटना के दौरान तेलंगाना निवासी शहीद कर्नल संतोष बाबू भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। चीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा होने से भारतीय पक्ष को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि गलवान में हुई इस झड़प और एलएसी की मौजूदा परिस्थिति पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी आपसी बातचीत कर रहे हैं ताकि आमने सामने के तनाव का समाधान निकाला जा सके। चीन ने मारे गए अपने सैनिकों की संख्या को लेकर अब तक चुप्पी साध रखी है। चीन सरकार ने चीनी सरकार का जो मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक ने अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि तो की, मगर संख्या की जानकारी नहीं दी। सूत्रों के अनुसार अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए चीन के हेलीकॉप्टर एलएसी पर मंडरा रहे थे। इस घटना के लिए भारतीय सैनिकों पर एलएसी का अतिक्रमण करने के चीन के आरोपों को खारिज करते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि तनाव घटने के लिए
या घटाने के लिए वह बातचीत को राजी है, मगर चीन की ऐसी हरकतों का माकूल जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, अब आर्थिक पहिया घुमाने पर प्रधानमंत्री का जोर। इस न्यूज में कुछ राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार से देश को सतर्क करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को धार देने के लिए प्रोत्साहित किया है। करीब 2 दर्जन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व उपराज्यपालों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि पूरी सतर्कता के साथ यह कोशिश होनी चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों के विशेष क्षेत्र में 24 घंटे काम हो, यातायात सुगम हो और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सभी एकजुट होकर उसी तरह काम करें जैसे कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ी है। कोरोना काल में मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह छठी डिजिटल बैठक थी। शुरुआती संबोधन में ही प्रधानमंत्री का रुख पूरी तरह सकारात्मक और उत्साहवर्धक था। मंगलवार को पंजाब, गोवा, पुडुचेरी, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत कुल 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपालों से प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। ये वे राज्य हैं जहां कोरोना का असर थोड़ा कम होने लगा है। प्रधानमंत्री बुधवार को भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बुधवार को बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे वे राज्य शामिल होंगे जहां कोरोना की गति अभी थमी नहीं है। जाहिर है कि बुधवार को प्रधानमंत्री संभवतः कोरोना की रोकथाम पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मंगलवार को उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। नेक्स्ट न्यूज है, अब रोजाना 3 लाख सैंपल की होगी जांच। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में और मजबूती मिली है। अब रोजाना सैंपल जांच की क्षमता 3 लाख हो गई है। पहले यह क्षमता 1.5 लाख की थी। महामारी से बचाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। अहम हथियार माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 59.21 लाख से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा लोग की जांच हुई है। कोरोना महामारी से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार आया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्योंकि ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज थी। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। 3 न्यूज है इंटरनेशनल पेज पर। पहली है, दोनों कोरियाई देशों में तनातनी बढ़ गई है। उत्तर ने दक्षिण कोरिया से संपर्क के लिए बने कार्यालय को विस्फोट करके उड़ा दिया है। दूसरी न्यूज है, चीन में फिर बढ़ा महामारी का खतरा और अमेरिका में तेजी से चल रहा है वैक्सीन बनाने का काम, ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहली न्यूज देख लेते हैं, दोनों कोरियाई देशों में बढ़ी तनातनी। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपनी सीमा में बने संपर्क कार्यालय को विस्फोट करके उड़ा दिया। इस घटना के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने कहा है कि पड़ोसी देश द्वारा तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार के जवाब में यह कदम उठाया गया है। उधर दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यालय उत्तर कोरिया के सीमावर्ती शहर केंगसोंग में स्थित था और इसे दिन में 2:49 पर विस्फोट करके उड़ा दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने और कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई है। दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी योनहाप द्वारा जारी की गई तस्वीरों में इमारत से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। संपर्क कार्यालय में किए गए विस्फोट के चलते पास में ही स्थित एक 15 मंजिल रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने खराब होते रिश्ते और सीमा पर उत्तर कोरिया विरोधी गुब्बारों को रोकने में असमर्थ रहने के लिए भी दक्षिण कोरिया पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया जल्द ही सीमा पर बने बेकार संपर्क कार्यालय के बंद होने का गवाह बनेगा। कुछ देर पहले ही सेना भेजने की दी थी धमकी। संपर्क कार्यालय उड़ाने से कुछ घंटे पहले ही उत्तर कोरिया ने समझौते के तहत स्थापित किए जाने वाले विसैन्यीकृत इलाके में सेना भेजने की धमकी दी थी। नेक्स्ट न्यूज है, चीन में फिर बढ़ा महामारी का खतरा। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश पा चुके चीन में दूसरे दौर की महामारी का खतरा बढ़ गया है। राजधानी बीजिंग में सबसे ज्यादा खतरा देखा जा रहा है। इस शहर में 5 दिनों में नए मामलों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। बीजिंग और आसपास के प्रांतों के बीच आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी गई हैं।
बीजिंग के उन इलाकों में 90,000 लोगों की जांच की जा रही है जहां कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि बीजिंग में कोरोना के नए मामले मिलने के बाद चीन जानकारी दुनिया के साथ साझा करेगा। न्यूजीलैंड ने 8 दिनों में ही कोरोना मुक्त होने का दर्जा खो दिया है। विदेश से आई 2 महिलाओं को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना महामारी के चलते द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने 93वें ऑस्कर अवार्ड्स को 2 महीने के लिए टालने का ऐलान किया है। अब यह पुरस्कार अगले वर्ष 25 अप्रैल को दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका में तेजी से चल रहा वैक्सीन बनाने का काम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश कोरोना वायरस महामारी से बचाव और उनके उपचार के लिए वैक्सीन के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, चीन को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ वह बेहद दुखद है। हालांकि हमारी संख्या कम है और हम सुधर रहे हैं। एक दिन यह घटकर समाप्त हो जाएगी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है, सकारात्मक ग्लोबल संकेतों ने दी भारतीय बाजार को गति। दूसरी न्यूज है, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाला देश है। तीसरी न्यूज है, मोबाइल से होने वाले लेन देन में 163% की बढ़ोतरी देखी गई है। और चौथी न्यूज है, अनलॉक का असर, अब बढ़ने लगी रोजगार की दर। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। सकारात्मक ग्लोबल संकेतों ने दी भारतीय बाजार को गति। ग्लोबल शेयर मार्केट में तेजी के दम पर प्रमुख भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को सुधार के साथ बंद हुए। हालांकि सीमा पर चीन के साथ तनाव की खबरों के चलते बाजार शुरुआती तेजी बरकरार रखने में कामयाब नहीं रहे। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 376.42 अंकों के सुधार अंकों के साथ 33,605.22 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे के दौरान इसमें 1,069 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 100.30 अंक सुधरकर 9,914 पर थम गया। सेंसेक्स पैक में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 4% का उछाल देखने को मिला। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर भी तेजी के साथ बंद हुए। दूसरी ओर टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईटीसी के स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स पैक में कुल 15 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स के हिसाब से फाइनेंस, बैंक, मेटल, बेसिक मटेरियल, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.39% की तेजी देखने को मिली है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाला देश। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2019 में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत नवें स्थान पर रहा, यानी कि 9th पोजीशन पर रहा। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने यह जानकारी दी है। अंकटाड ने कहा कि भारत आगे भी तेज गति से एफडीआई आकर्षित करता रहेगा। अंकटाड की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का संकट गुजर जाने के बाद भारत की विकास दर धीमी जरूर होगी, लेकिन यह सकारात्मक गति से विकास करता रहेगा। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि 2019 के दौरान भारत में 51,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 38.8 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई आया है। 2018 में यह 42,000 करोड़ डॉलर रहा। विकसित एशिया क्षेत्र में भारत 5 सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने वाले देशों में रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी में 2019 में 1.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2020 में एफडीआई का प्रवाह 40% तक कम रहने की आशंका है। नेक्स्ट है, मोबाइल से होने वाले लेन देन में 163% का इजाफा। नकदी रहित लेन देन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है भारत। मोबाइल फोन इसमें महती भूमिका निभा रहा है। इसकी एक झलक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में खाते से खाते में पैसा का ट्रांसफर और दूसरे माध्यमों में मोबाइल फोन ऐप से होने वाले भुगतान में 163% का उछाल आया है।
इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट नाम से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में मोबाइल से कुल 28,700 करोड़ डॉलर यानी करीब 21.8 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन और ऐप्स के जरिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से किए गए लेन देन में भी 24% का इजाफा हुआ है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन तरीकों से 20,400 करोड़ डॉलर करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, अनलॉक का असर अब बढ़ने लगी रोजगार की दर। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक और राहत की खबर है। वस्तु व सेवा कर और निर्यात में तेजी के बाद अब रोजगार की दर में बढ़ोतरी दिखी है। 14 जून को समाप्त सप्ताह में रोजगार की दर में 7 जून को समाप्त सप्ताह के मुकाबले 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 14 जून को समाप्त हुए सप्ताह में रोजगार की दर 35.7% रही है। इससे पूर्व के सप्ताह में यह दर 32.4% थी। हालांकि यह स्तर फरवरी के आखिरी के 39.5% के स्तर से काफी कम है। यह जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, धीरे धीरे उन्हें नौकरी मिल रही है। बेरोजगारी की दर अभी भी अधिक है, लेकिन 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद की बेरोजगारी दर की तुलना में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 29 मार्च को रोजगार की दर 29% थी, जो 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान 26.1% हो गई थी। अब ये हमारे बिजनेस पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, स्कूल से ही निकलेगी आत्मनिर्भरता की राह। आज के समय में कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं हो सकता। यानी कि बेस मजबूत होना चाहिए, और जो किसी भी देश का भविष्य होता है वो स्कूल से ही निकलता है। तो इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है लेखक शिक्षाविद हैं जगमोहन सिंह राजपूत ने। दूसरा आर्टिकल है, भारत से दूरी बढ़ाता नेपाल। नेपाल भारत के संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता, फिर भी चीन से उसकी बढ़ती करीबी पर सजग रहना होगा भारत को। और इस पर लिखा गया है ये आर्टिकल लिखा है बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हरेंद्र प्रताप द्वारा। तीसरा है, चीन की धोखेबाजी। जिस तरीके से चीन ने धोखेबाजी के तहत पहले तो बातचीत करता रहा, लेकिन वो दिखावा था। कल हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, तो उस पर लिखा गया ये तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल को देख लेते हैं, स्कूलों से ही निकलेगी आत्मनिर्भरता की राह। यदि हमारा समाज स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल यानी लोकल के लिए वोकल के महत्व को समझ सके, तो यह केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं, अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकता है। देश में वैश्वीकरण की जिस चमक दमक से आकर्षित होकर विदेशी ब्रांड के प्रति ललक तथा संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ी है, वह केवल शहरों तक सीमित नहीं रही। इस प्रवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक है। इसके लिए हमें मुख्य रूप से अध्यापकों और स्कूलों पर निर्भर होना होगा। आज कोई भी बड़ा और स्थायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं है। इसके लिए दूरदृष्टि और हर क्षेत्र के लोगों की मानसिकता की समझ भी आवश्यक होगी। रोजगार देना प्राथमिकता है, मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐसी शिक्षा हर बच्चे को देनी होगी जो उसे परिवार, गांव और समाज से जोड़ सके। उसे वे आधुनिक कौशल भी देने होंगे जो वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप हर जगह उपलब्ध हैं और जिनका सकारात्मक उपयोग हर क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन ला सकता है। कोरोना संकट के चलते जो लोग गांव में लौटकर आए हैं या वहीं पर रहे हैं और बेरोजगार होने के कारण निराशा में दिन काट रहे हैं, उनकी मन स्थिति समझे बिना इस मानव शक्ति का देश हित में उपयोग हो पाना कठिन है। इसके पार कितना आवश्यक है कि इसके हर पक्ष को गांधी जी ने समझा था।
आज की चुनौती स्वदेश प्रेम के साथ विज्ञान और तकनीक के ज्ञान का समझदारी पूर्ण उपयोग करने के लिए लोगों को तैयार करना है। पश्चिम की नकल में हमने भारत में शहरीकरण को लक्ष्य बना लिया। इससे गांव खाली होते गए और शहरों में नरकीय जीवन जीने के लिए लोग विवश होते रहे। आपने देखा होगा कि गांव में आप अगर समझें तो गांव की जिंदगी अगर देखी जाए तो शहरों से कहीं बेहतर है। वहां पर संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन जितने जीवन जीने के लिए संसाधन होने चाहिए उतने पर्याप्त हैं। अब अब अगर एक एग्जांपल लें कि एक जो रिक्शा चलाता है दिल्ली में, उसके पास कम से कम इतनी जगह होती है गांव में कि वो बहुत बड़ा मकान बना सकता है और उसमें एक छोटी सी दुकान करके अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन वो शहर आता है, गुलाम एक तरीके से रिक्शा चलाकर नौकर नौकर की तरह के कार्य करता है और एक छोटे से कमरे में ज़्यादा किराया देकर रहता है। तो अगर इस दोनों पहलुओं का हम संतुलन बनाकर देखें तो जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण रहन सहन है, वो शहर वाले पे भारी इसलिए पड़ता है क्योंकि जगह भी ज़्यादा है, छोटी दुकान से इनकम भी हो रही है, पर्यावरण भी अच्छा है। लेकिन तब भी लोग शहर की तरफ भागने के लिए आमादा रहते हैं। कोरोना संकट ने विकास की इस अवधारणा की कलाई खोलकर रख दी है। यह चेत जाने का समय है। यही समय है गांवों में सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का। एक स्वच्छ, सक्रिय, अनुशासित स्कूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यह परामर्श और स्थानीय उत्पाद कौशल सीखने का केंद्र भी बन सकता है। करीब 4 दशक पहले मध्य प्रदेश शासन ने एक गांधीवादी अध्यापक प्रेमनाथ रूसिया की पहल पर गांव के स्कूलों को सुतली देकर टाट पट्टी बनाने का कार्य शुरू कराया था। इसके लिए लूम केवल 100 रुपए की लकड़ी से स्थानीय कारीगर तैयार कर देते थे। सुतली राज्य खादी बोर्ड देता था। इसके करोड़ों का टर्नओवर संभव हुआ और गांवों में स्कूलों के प्रति आत्मीयता निर्भर हुई। आगे लिखा गया है इस आर्टिकल में कि इस समय नई रोजगार और उत्पादन नीति में स्कूल सुधार को सम्मिलित करना आवश्यक है। केंद्र सरकार को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि अधिकांश राज्य स्कूलों में सुधार के लिए आवश्यक धन आवंटन नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार समर्थित एक बड़ी योजना की आवश्यकता होगी। इसमें किया गया निवेश अन्य क्षेत्र में किए गए निवेश से अधिक लाभांश देगा। इस सुधार को युद्ध स्तर पर लागू करने से ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पता सफल होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत से दूरी बढ़ाता नेपाल। आखिरकार नेपाली संसद ने अपने देश के उस संशोधित नक्शे को पारित कर दिया जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिपुआधुरा को नेपाल का भूभाग बताया गया है। गत सप्ताह ही बिहार में सीतामढ़ी से सिटी नेपाल सीमा पर हुई फायरिंग से भारत नेपाल की बढ़ती दूरी का एहसास हुआ। नेपाल सुरक्षा बलों की इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि नेपाल चीन के इशारे पर भारत से दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है। नेपाल ने तब से भारत से दूरी बढ़ानी और तेज कर दी जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में भारत के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। उस दौरान नेपाल और चीन के बीच 20 सूत्री समझौते हुए थे, पर इस समझौते का मुख्य बिंदु था नेपाल को रेल मार्ग द्वारा चीन से जोड़ा जाना। काठमांडू को तिब्बत से जोड़ने हेतु 70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाना तय हुआ था ताकि आयात निर्यात के मामले में नेपाल की भारत पर निर्भरता समाप्त हो सके। नेपाल अभी आयात निर्यात के लिए पूर्णतः भारत पर निर्भर है। कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन या व्यापार हेतु कनेक्टिविटी का निर्माण करता है तो इससे किसी दूसरे देश को चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि नेपाल की कनेक्टिविटी वाया चीन हो तो इसे खतरे की घंटी के रूप में देखा जाना चाहिए। नेपाल भारत के बीच सैकड़ों वर्षों का सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसे चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता है। फिर भी नेपाल और चीन की बढ़ती करीबी को लेकर भारत को सजग रहने की आवश्यकता है। 23 वर्ष पूर्व दिसंबर 1996 में जब चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने नेपाल का दौरा किया था, उस समय वहां राजशाही थी और उसे समाप्त करने हेतु माओवादी आंदोलन शुरू हुआ। मात्र 10 माह ही गुजरे थे। आज चीन समर्थक माओवादी ही नेपाल की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। राजशाही के खिलाफ सशस्त्र माओवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और बाबू राम भट्टई को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी कम्युनिस्ट और चीन समर्थक हैं।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 15 सितंबर 1949 को कलकत्ता में हुआ था। पुष्पलाल श्रेष्ठ इसके जन्मदाता माने जाते हैं। भारत की तरफ ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी विभाजन का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 में चीनी आक्रमण का प्रभाव नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा। एक धड़ा मास्को समर्थक तो दूसरा धड़ा चीनी समर्थक माना जाता है। माओवादी आंदोलन के दौरान नेपाली कम्युनिस्ट भारत में लोकतंत्र और नेपाल में राजतंत्र का उदाहरण देकर अपने यहाँ के युवकों को भारत के खिलाफ वैचारिक रूप से तैयार कर रहे हैं। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले नेपाल के पीएम सुशील कोइराला को सूचित किया और अविलंब राहत कार्य शुरू किया। पर नेपाली माओवादियों ने चीनी राहत कार्य की जितनी सराहना की उतनी भारत की नहीं की। एक समय ऐसा भी आया कि नेपाल ने लगभग 1 वर्ष तक अपना कोई राजदूत भारत में रखा ही नहीं। नेपाल में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। बड़े भाई की अवधारणा से बाहर निकलकर नेपाल के आर्थिक शैक्षणिक विकास की एक दीर्घकालीन योजना के साथ ही भारत नेपाल के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव मानसिक स्तर पर कैसे बढ़े, इसकी योजना बनानी चाहिए। नेपाल चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार न हो जाए, इसके लिए परिणामकारी नीति बनाना समय की मांग है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। चीन की धोखेबाजी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच भीषण हिंसक झड़प में कर्नल समेत करीब 20 भारतीय जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस झड़प में कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन इससे चीन का अपराध कम नहीं हो जाता। उसने एक बार फिर जिस तरह हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि अब वह हमारे सबसे बड़े और साथ ही सातिर शत्रु के रूप में सामने आ गया है। यह दुर्धता की पराकाष्ठा है कि वह भारतीय क्षेत्र में आक्रमण भी करता है और फिर भारत को शांति बनाए रखने का उपदेश देते हुए पीछे हटने से इनकार भी करता है। भारत की सीमाओं पर अपने विस्तारवादी रवैये का निर्लज्ज प्रदर्शन करने के पीछे उसका इरादा कुछ भी हो, अब उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। गलवान घाटी की घटना यही बता रही है कि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। मित्रता की आड़ में शत्रुतापूर्ण रवैये का परिचय देना और भारत को नीचा दिखाना चीन की आदत बन गई है। हालांकि उसकी इस गंदी आदत के बावजूद भारतीय नेतृत्व ने सदैव संयम का परिचय दिया है, लेकिन अब जब वह इस संयम को कमजोरी के तौर पर देखने लगा है, वह फिर भारत को उसका मुगालता दूर करने के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय होना होगा। आखिर बात देश के मान और सम्मान की है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि महामारी में T20 विश्व कप का आयोजन संभव नहीं, ये बोला है एडिंग्स ने। ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने मंगलवार को स्वीकार किया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल T20 विश्व कप का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि 16 टीमों का यहां आ पाना संभव नहीं होगा। अक्टूबर-नवंबर में होने वाली टूर्नामेंट के बारे में ICC को फैसला लेना है। कोरोना महामारी के कारण कई देशों में यात्रा पाबंदियां लागू हैं। एडिंग्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं तो यही कहूंगा कि यह मुश्किल है। 16 टीमों को ऑस्ट्रेलिया लाना आसान नहीं है, जबकि कई देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। ICC ने पिछले सप्ताह बोर्ड की बैठक के बाद इस टूर्नामेंट का फैसला 1 महीने के लिए टाल दिया था। ऐसी अटकलें हैं कि टूर्नामेंट स्थगित हो सकता है और उस समय IPL कराया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में हालांकि महामारी पर काबू पा लिया गया है। तो ये आज का यानी 17 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।